वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेल और सेल थ्योरी क्या होती है और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर हमने सेल को दो टाइप से डिवाइड किया हुआ था। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और जो दूसरा टाइप था वो है यूकैरियोटिक सेल। ये दो सेल के टाइप थे। इनका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है आधार है वो है इनके सेल के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर ये डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो तथा कैरियोन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, या हम इसको कह सकते हैं प्रिमिटिव। कैरियोन का मतलब होता है कर्नेल और न्यूक्लियस, दोनों का मतलब सेम ही है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ये भी दो ग्रीक वर्ड यू और कैरियोन से मिलकर बनी है। यू का मतलब होता है वेल और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ये ग्रीक वर्ड है और ये दोनों वर्ड भी ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए वर्ड है। यू का मतलब होता है वेल और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। यहां वेल डेवलप से आशय यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर पाई जाती है। जैसे एक सेल में एक सेल है, ये सेल की प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन मानते हैं इसको। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अंदर डीएनए कंटेंट रहता है, साथ ही जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में ये फुल्ली डेवलप होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जानेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें पाई जाती है उन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोट्स। और जिनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है वो होते हैं यूकैरियोट्स। यानी इनमें इस तरह की सेल्स पाई जाएगी। जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी वो प्रोकैरियोट्स होंगे, और जिनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल होगी वो यूकैरियोट्स होंगे। अब हम आज जो मेन हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है और यूकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है। तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे। हम लोग यहां पर ले लेते हैं कैरेक्टर, जिसमें सबसे पहले यहां पर हो गया प्रोकैरियोटिक, और यहां पर यूकैरियोटिक। ये हम यहां पर सेल की बात ही कर रहे हैं। यानी पहला हम लोग इसमें कैरेक्टर लेंगे साइज का, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का आकार कितना होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल का जो टाइप आकार होता है वो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, ये इसकी साइज की रेंज है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल की ये साइज है और यूकैरियोटिक जो सेल की साइज है वो 5 माइक्रोमीटर या उससे बड़ी होती है। ये सिंबल
इससे मतलब इससे बड़ी नंबर को बताएगा। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लें तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सॉरी पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल के बाहर की तरफ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक जो सेल है वहां पर सेल वॉल के रूप में, जो सेल वॉल मोस्टली सभी में पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे मोस्टली इन प्रोकैरियोटिक ये प्रेजेंट होती है, यानी उन सब में मोस्टली ये पाई जाती है। जबकि लेकिन ये किसकी बनी हुई होती है वो हमें ध्यान रखना है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उससे मिलकर इस संरचना का निर्माण होता है। पेप्टिडो जो ग्लाइकेन है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीजों से, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन से मिलकर बना है। पेप्टाइड में यहाँ पर अमीनो एसिड और यहाँ ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग है वो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड में भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड पाया जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन को एक और नाम दिया गया है न्यूरिन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में जो पाया जा रहा है वो मेनली बैक्टीरिया सेल में पाया जा रहा है। इसके अलावा इसके एग्जांपल जैसे वो हम बाद में देखेंगे। जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें सरफेस लेयर प्रोटीन होती है। सरफेस लेयर प्रोटीन सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये भी, इसमें सबसे पहले प्लांट की बात करें। प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लें यूकैरियोटिक में फंगाई। तो फंगाई में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो काइटिन के थ्रू होता है। काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। एनिमल सेल में जो किसी तरह का सेल वॉल नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने सेल वॉल के बारे में आप लोग ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लेंगे साइज के बाद में, थर्ड कैरेक्टर सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर की तरफ हमने पहले सेल वॉल की बात की, अब इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। थर्ड जो कैरेक्टर है सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट है, तो यहाँ सबसे पहले बात करें स्टीरोल की। स्टीरोल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। स्टीरोल एक प्रकार का लिपिड मॉलिक्यूल है, ये एक तरह का लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि सेल में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट। स्टीरोल की बात करें जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेगा और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें उनको प्रोकैरियोटिक एक्चुअली सिंपल प्रकार की सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वहां पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन संबंधित जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इस तरह की कोई एब्सेंट नहीं। अब ये फंक्शन करने के लिए फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन का फंक्शन करने के लिए
इनमें एक ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है जिसको ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी इनफोल्डिंग होने से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम का निर्माण सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये सेल मेम्ब्रेन ही आगे जाके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ पर हम लोग मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट काम करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन मदद करती है। इस तरह की यहाँ पर फंक्शन करने के लिए दूसरे ऑर्गन्स है। यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। फोर्थ कैरेक्टर हम लोग लें। फोर्थ कैरेक्टर में कैप्सूल की बात कर लेते हैं। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल बैक्टीरिया जो सेल होती है उसके बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। इसके बाहर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो कहलाती है कैप्सूल। यूकैरियोटिक सेल यानी यहाँ पर ये कैप्सूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये इस तरह की कोई संरचना नहीं पाई जाती। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह की कोई संरचना इनमें नहीं पाई जाती। ओके, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं, फिफ्थ नंबर, जिसको न्यूक्लियस के रूप में ले रहे हैं। न्यूक्लियस, इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। हमने जब शुरू में प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोकैरियोटिक्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी। जो इसका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में एक जगह रहेगा, जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिनमें प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म एक तरह साइटोप्लाज्म में डीएनए कंटेंट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो एडवांस प्रकार का होगा, एडवांस टाइप का होगा। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जो टर्मिनोलॉजी है वो डीएनए के साथ में प्रोटीन एसोसिएट रहती है, तब हम लोग क्रोमोसोम उसको नाम देते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम के रूप में डीएनए के साथ में कुछ पॉलीएमीन्स जुड़े रहते हैं, इसलिए क्रोमोसोम कहते हैं। यहां पर जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड रूप में पाया जाता है। यानी यहां पर जो डीएनए पाया जाएगा वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इस तरह से पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल है उसमें ये क्लोज तरीके से ये डीएनए पाया, प्रोकैरियोटिक सेल की बात है। जबकि हम देखें इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पॉलीएमीन्स पाए जाते हैं, पॉलीएमाइन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है HU। यूकैरियोटिक जो सेल है वहां पर क्रोमोसोम बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जा रहा है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में
मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मल्टीपल क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके नंबर भी वेरी करते हैं। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, 23 जोड़ी जिस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन जो डीएनए के साथ एसोसिएट रहती है वो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे H3 है, H4 है, H2A, H2B, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम वाला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं हम लोग 6 के बाद में 7 में हम लोग प्लाज्मिड डीएनए लेते हैं। प्लाज्मिड डीएनए हमने सुना कम ही होगा। प्लाज्मिड डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मेन डीएनए या बैक्टीरिया सेल है, मेन डीएनए पाया जाता है, एक मुख्य डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए और पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मिड। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली ये प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहेगा। आप लोग सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मिड स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंपोर्टेंट कैरेक्टर जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में जानते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका जिसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं, लाइसोसोम जिसको सुसाइड बैग कहते हैं। ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेंगे, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में उनमें वेल डेवलप होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावरहाउस कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करती है। इनके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ये था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं 9th कैरेक्टर लेते हैं हम इसमें। इनमें जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाली जो फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट से संबंधित लेते हैं, तो शुरू करते हैं। 9th पे है फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट्स। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब जीवों का विकास हो रहा था तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई है, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल हुई है। हम ये भी जानते हैं कि जब पृथ्वी में जीवों का विकास हो रहा था तब जीव नहीं पाए जाते थे, धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो पहले ऑक्सीजन पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया या जो सेल थी वो साइनोबैक्टीरिया थी, यानी जिसको बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यानी यहाँ पर डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन जो यहाँ पर जो सामान्यतः जो प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोफिल, उस तरह का नहीं पाया जाता है। उसमें कुछ वो जो एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं वाटर कंटेंट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, इस तरह से कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन यहाँ पिगमेंट्स के रूप में जो पाया जाता है उसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, नाम दिया गया है क्लोरोफिल, जो ए और बी टाइप का हो सकता है। कॉमनली ये ए और बी टाइप का पाया जाता है, इसके अलावा और भी पाए जाते हैं। अब हम लोग अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल की जो प्लांट सेल है
उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम यूकैरियोटिक सेल में अगर एनिमल सेल की बात करें, तो वहां पर किसी तरह का स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस जैसे कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, वो है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, उसको जनरली हम एनिमल्स में प्रोटोजोन्स में पढ़ते हैं। ये यूग्लिना, इसमें ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करता है और हेटेरोजेनेसिस में न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। दोनों ये एनिमल और प्लांट दोनों की तरह बिहेव करता है। सो इसे प्लांट्स एंड एनिमल के बीच ही कनेक्टिंग लिंक आ गया। कनेक्टिंग लिंक यानी दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करता है। ये हम ध्यान रखेंगे क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लें तो मीजोजोम। मीजोजोम अभी पहले बात की थी मैंने, ये सेल वॉल है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ये इसका डीएनए कंटेंट हो गया। इसके जो सेल वॉल है, इसकी इनफोल्डिंग होने से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हमने नाम दिया है मीजोजोम। इस मीजोजोम की विशेषता ये होती है कि उसमें कुछ रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो मीजोजोम स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, यानी मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग 11 पे लेते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम को आप लोग ध्यान रखेंगे, बाद में हो सकता है इन सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ें डिटेल से। अभी हम लोग बेसिक सिर्फ डिफरेंस जान रहे हैं। अब हम ले लेते हैं फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 11 नंबर पे हम लोग फ्लैजेला रखते हैं। सेल के बाहर की तरफ एक विप लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपने बैक्टीरिया को देखा होगा, बैक्टीरिया के बाहर ऐसे एक विप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजेला दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, इसमें भी प्रेजेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन जिसके द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है उसमें डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला के निर्माण में फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। फ्लैजेलिन एक प्रोटीन है जो इसके निर्माण में मदद करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है जो इसके निर्माण में मदद करेगी। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो फ्लैजेला का जो निर्माण होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज रहती हैं। इस तरह से ये 9 फॉर्म में रहती है और मिडिल में भी ये 2 कंपार्टमेंट वाला है। इस वाले स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया गया 9+2 स्ट्रक्चर, यानी 9 परिधि पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए हैं और मिडिल पार्ट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो 9+2 स्ट्रक्चर्स के द्वारा फ्लैजेला का निर्माण यूकैरियोटिक सेल में होता है, यानी 9+2 स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल है वहां पर 9+2 जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, यानी 9+2 ये एब्सेंट है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट जो कि यूनिवर्सल है, वो एक सेल ऑर्गेनेल्स ही है, वो हमने छोड़ दिया था, वो उसको है कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जिसको प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा जो प्रकार होता है वो 80S राइबोसोम। ये राइबोसोम एक्चुअली अपनी सब यूनिट में डिवाइड रहते हैं। जो साइटोप्लाज्म में या जिस ऑर्गेनेल्स में ये पाए जाते हैं वहां पर ये अपनी सब यूनिट में डिवाइड होते रहते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का जो टाइप पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। इसकी दो सब यूनिट जो है वो है 50S प्लस 30S। ये इसकी दो सब यूनिट है। एस का यहाँ पर श्वेतबर्ग यूनिट से है। इसको बाद में हम लोग जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि श्वेतबर्ग यूनिट क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल होती है, वहां पर जो राइबोसोम का टाइप होता है वो 80S होता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है, कौन सा? 70S। यानी प्रोकैरियोटिक जैसा ही इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S की सब यूनिट 60S और 40S। 70S की वही 50S प्लस 30S। ये हमें ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 70S कहाँ प्रोकैरियोटिक में पाया जा रहा था, तो यूकैरियोटिक में कहां पर पाया जाता है? आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में सुना होगा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो बैक्टीरिया से ओरिजिन हुआ है। तो जो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, दो ऑर्गेनेल्स में पाए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल में ये पाए जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें राइबोसोम्स के बाद में 13 नंबर पे। अब हम सेल कैसे डिवाइड करती है। आपने दो डिवीजन पढ़े हैं, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। माइटोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन। शुरू करते हैं 13 पे, सेल डिवीजन। देखो जितना ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा उसका जो सेल डिवाइड करेगी उसमें प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट या उससे सब एसोसिएट फैक्टर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। जितनी सिंपल प्रकार की सेल्स हैं उसमें डीएनए अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है और सेल सिंपली डिवाइड कर जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने जाना है कि ये बिल्कुल सिंपल प्रकार की सेल्स है, जबकि यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। जो सेल डिवीजन है वो प्रोकैरियोटिक्स में सिंपल प्रकार का होगा और वो किस तरह का होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, द्विखंडी विभाजन के थ्रू ये विभाजित हो जाती है। जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन एंड मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये दो प्रकार का विभाजन यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं कि सेल डिवीजन एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सेल फास्ट डिवाइड करती है। कैसे पता चलेगा? जैसे हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया दही दूध दही में पाए जाते हैं, वो विद इन 6-7 घंटे में अपनी इतनी सारी जनरेशन पैदा कर लेता है, तभी दही जल्दी से बन जाता है। यानी उसकी जो रेप्लिकेशन जो मतलब उसके डिवाइड करने की जो पावर होती है वो ज्यादा फास्ट होती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल फास्ट डिवाइड करती है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, फास्ट डिवाइड इसके तुलना में हम कंपेयर करके फिर बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, जिसमें शामिल है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। हमने इनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाएंगे, जो इनको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाएगी, यानी इनकी आकृति को बनाए रखने में ये मदद करेगी। अब हम लोग मोस्ट ऑफ कैरेक्टर हो चुके हैं। अब हम इनके सेल के ओरिजिन का भी देख लेते हैं कि सेल का ओरिजिन किस तरह से हो। देखो अभी बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल
पहले इवॉल्व हुई है और यानी सिंपल प्रकार की सेल है, और यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स प्रकार की है और बाद में ओरिजिनेट हुई है। तो हम लोग ये है 15 कैरेक्टर्स, 14, 15, लास्ट वन कैरेक्टर है origin of cell, यानी इस सेल की उत्पत्ति कब हुई है, हम इसका टाइम याद रखेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ईयर्स अगो, इतने साल पहले प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई थी, या हम कहें 3.5 बिलियन ईयर अगो। जबकि यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये हम ये मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुई है, तो इसका जो ओरिजिन टाइमिंग है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर वही 9 ईयर अगो। ओके, यानी ये हम इसको सेम वही कह सकते हैं, 1.5 बिलियन ईयर अगो इसका ओरिजिन हुआ है, इन सेल्स का ओरिजिन हुआ है। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आपकी। तो आज हमने इन सब कैरेक्टर से सेल के कैरेक्टर्स के आधार पर, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो सेल के अंदर या सेल के बाहर की तरफ कोई स्ट्रक्चर पाई जा रही हो, उसके आधार पर हमने सेल को 2 टाइप से डिवाइड करके इनमें हमने डिफरेंस पढ़ा है। अब हम जो नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं सेल के बाहर की तरफ से, हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप लोग इन जो अब तक जो लिखा है, आप इसको एक पेपर पे लिख के नोट्स बनाएंगे, एक पर्टिकुलर एक कॉपी बनाएंगे, उस पर आप राइट डाउन करेंगे अपने पूरे नोट्स और उसको बार बार समराइज करेंगे। समराइज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप समराइज करने के लिए आप आप जैसे जैसे इसको रिपीट करते रहेंगे आपको याद होता रहेगा। ओके, अब हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं इसमें कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने एग्जाम्पल तो नहीं बताया, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। वैसे तो मैंने बात करते समय भी मैंने इनका जिक्र कर दिया है, फिर भी लिख लेते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किबैक्टीरिया, थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। वैसे तो मैं इनको बता चुका हूँ, जब हम इनका कैरेक्टर देख रहे थे तब इनके बारे में बार बार इनका नाम आ रहा था। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में सबसे पहले प्रोटिस्ट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एनिमल को कहते हैं, सिंगल सेल पाई जाती है इनके पास में। प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, ये इनके एग्जाम्पल है। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और अपने एक नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। सभी को धन्यवाद।